नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम एक नया अध्याय हमारे विद्यार्थियों की डिमांड पर प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिकों पर पहले चर्चा करेंगे, फिर अन्य टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे जो आधुनिक भारत के अध्याय में जुड़ा हुआ है, हमारी तरफ से जो आप पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाने जा रहे हैं, वो है ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय प्रक्रिया। ठीक है, कि भारतीय प्रतिक्रिया अर्थात ब्रिटिश शासन ने वो कौन से कार्य किए, ब्रिटिश सरकार ने भारत में रहकर वो कौन से कार्य किए जिसके कारण भारतीयों में असंतोष व्याप्त हुआ और असंतोष के कारण भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिक्रिया दी। और इसी प्रतिक्रिया को हम जनजातीय विद्रोह के रूप में देखते हैं, इसी प्रतिक्रिया को हम कृषक विद्रोह के रूप में देखते हैं और इसी प्रतिक्रिया को हम 1857 की क्रांति के रूप में देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे जनजातीय विद्रोह। आपका सबको पता है जनजातीय जो प्रारंभ से ही, जब से पृथ्वी बनी हुई है, मानव सभ्यता का विकास हुआ है, तो कई जो लोग जो है मानव, वो अभी भी जंगलों में प्रारंभिक आदि मानव के जैसा जीवन जी रहे हैं। हम उन्हें जनजाति कहते हैं और वो प्रारंभ से ही जंगलों को अपना आवास मानते हैं, अपना घर मानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके स्वयं के रीति रिवाज हैं, उनकी स्वयं की अपनी कानून व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उनके स्वयं के कुछ जो आर्थिक क्रियाकलाप है, उनकी स्वयं की मान्यताएं। तो हम कह सकते हैं कि जो जनजाति हैं वो एक अपना स्वयं में स्वतंत्र जीवन जीती हैं। परंतु अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक नीतियां बनाकर उनकी स्वतंत्रता में, उनके जीवन में जाकर हस्तक्षेप किया और यही हस्तक्षेप बना जनजातीय विद्रोह का कारण। जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए और हथियार उठाकर अंग्रेजों को अपने क्षेत्रों से बेदखल करने का, अपने क्षेत्रों से खदेड़ने का काम किया। अभी आपने मूवी देखी होगी, ट्रिपल आर एक मूवी आई, आपने देखा गोंड जनजाति की एक बच्ची को अंग्रेज उठा लाते हैं और उसी बच्ची को ढूंढते हुए उस जनजाति का जो प्रमुख है वह ढूंढते हुए अंग्रेजों के पास पहुंचता है और आखिरकार अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई करता है। और बड़े स्तर पर उसमें एक युद्ध की स्थिति बताई गई है, विद्रोह की स्थिति बताई गई है, जिसमें समस्त जनजाति के लोग मिलकर उस बच्ची को ही नहीं ढूंढते बल्कि अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिला देते हैं, अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती देते हैं। और ऐसी चुनौती हमारे देश में कई विद्रोहों के दौरान भी दी गई है। जैसे कि हम देखें कि ट्रिपल आर जैसी मूवियां, जो ट्रिपल आर जो मूवी बनी, ऐसी मूवियां हमारे देश में जन्म जन्मों से बनती आ रही हैं। जब भी जनजातियों के जीवन में जाकर हस्तक्षेप किया, उनकी स्वतंत्रता का नाश किया, उन पर प्रतिबंध लगाए, तो जनजातियों ने समय समय पर उस साम्राज्य के खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ विद्रोह किया। और देखिए ऐसी ट्रिपल आर मूवी रामोसी, रामोसी विद्रोह जो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में चित्तर सिंह के नेतृत्व में हुआ, जो चित्तर सिंह ने अंग्रेजों को चुनौती दी। तो वहीं भील विद्रोह आप पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में देखेंगे, सेवाराम ने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट करके चुनौती दी। तो वहीं कोल आप छोटा नागपुर के पठार बुद्धो भगत, ताना भगत जैसे लोगों ने नेतृत्व करते हुए वहां छोटा नागपुर में ट्रिपल आर जैसी मूवियां बनाई। बताइए, ट्रिपल आर जैसे संघर्ष जो बताए, उससे भी भयानक संघर्ष इन लोगों ने किए। तो हमारे देश में जो मूवी बनाई जा रही है वो कई ऐसी नहीं है, कई मूवियां देशभक्ति के ऊपर बनाई जा रही है, कई मूवियां बाकायदा उन लोगों के ऊपर बनाई जा रही है जो लोग गुमनाम थे, उन संघर्षों के ऊपर बनाई जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था। काशी विद्रोह मेघालय तीरथ सिंह ने एकत्रित करके लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ चुनौती दी। तो वहीं संथाल विद्रोह सिद्धू कानो पूलो झानो ने मिलकर अंग्रेजों की जड़ों को हिला दिया। तो वहीं रंपा विद्रोह राजू रंपा जी ने आंध्र प्रदेश और तटवर्ती क्षेत्रों में अंग्रेजों को धूल चटाई। तो वहीं मुंडा, बिरसा मुंडा छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो वहां बिरसा मुंडा, दौनका मुंडा, सोम मुंडा जैसे लोगों ने मिलकर अंग्रेजों को खदेड़ने का कार्य किया। वहीं बिजौलिया राजस्थान गोविंद गुरु जी जैसे नेताओं ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जनजातियों को एकत्रित ही नहीं किया बल्कि अंग्रेजों को उन्होंने खदेड़ दिया अपने क्षेत्र से। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमारे देश में जितने भी विद्रोह के ऊपर मूवियां बन रही हैं
और ये जो है वो वास्तविकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं यार ये कोई जनजातियों का सिर्फ नहीं, जब उनके पास हथियार नहीं थे, जब उनके पास योजनाएं नहीं थी, संगठन नहीं थे, जब उनके पास उपकरण नहीं थे, फिर भी सोचिए उनके पास क्या था। याद रखना, विद्रोह हो या लड़ाई हो या युद्ध हो, वो हथियारों से नहीं जीता जाता। वो जीता किससे जाता है, किससे जीता जाता है बताइए? वो हिम्मत से जीता जाता, जो वीरता से साथ जीता जाता है। और भारत भूमि वीरों से खाली नहीं है। और आप यहाँ देख सकते हैं चित्तर सिंह, बुद्धो भगत, तीरथ सिंह, सिद्धू कुआनो, फूलो झानो, राजू रंपा सिंह, बिरसा मुंडा, गोविंद गुरु जैसे महान नायकों ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत भूमि वीरों से खाली नहीं है। इन वीरों ने अपना बलिदान देकर भारत में जनजातीय विद्रोह के माध्यम से यह अलग जगह दी कि अगर हम एकजुट होकर अंग्रेजी साम्राज्य जिसका कभी सूरज नहीं डूबता, अगर उसके खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ जाए तो ये बात पक्की है कि भारत की आजादी सुनिश्चित है। अर्थात ये हम देखते हैं, कई बार हम ये पढ़ते भी हैं कि ये सफल क्यों हुए, तो कहते हैं कि पूर्व योजना नहीं थी, संगठन का अभाव था, हथियार नहीं थे, रूढ़िवादी मसीहावादी स्वरूप था, सहयोग का अभाव था। कई जनजातियों में से कुछ लोग अंग्रेजों के मुखबिर के रूप में भी कार्य कर रहे थे। सभी जनजाति एक साथ नहीं थे। परंतु नहीं, मेरा मानना है कि यह जनजातीय विद्रोह ने, इन जनजातीय नेताओं ने अपना बलिदान देकर, अपनी शहीदी देकर जनता में यह विश्वास जगाया कि हम भी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा सकते हैं, हम भी अंग्रेजी साम्राज्य से दो दो हाथ कर सकते हैं, हम भी उन्हें भारत से खदेड़ सकते हैं। अर्थात एक शब्द आता है राष्ट्रवाद, एक शब्द आता है राष्ट्रवाद के ये हम सब एक हैं। अगर इस भावना से हम अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई करें तो ये बात पक्की है कि वह दिन दूर नहीं जब भारत देश में स्वतंत्रता की अलग जगेगी। और जगी जगी इन्हीं विद्रोहों ने अपने पीछे एक आंख छोड़ दी, अपने पीछे एक प्रभाव छोड़ दिया। असफलता अलग बात है पर प्रभाव एक अलग बात है। चाहे विद्रोह असफल हो गए हो, अपने कार्यों को पूरा ना कर पाए, अपने लक्ष्य को पूरा ना कर पाए हो, परंतु अपने प्रभाव, कई बार परिणाम की जगह प्रभाव देखे जाते हैं, याद रखना बच्चों। तो प्रभाव ही अपने पीछे क्या छोड़ के गए कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के लिए लोगों को प्रेरणा देके गए, राष्ट्रवाद की अलग जगह के गए, याद रखना। और ये आप सबको पता है इन विद्रोह के पीछे क्या कारण थे। अंग्रेजों की आर्थिक नीति, जहां राजस्व के रूप में वो इन इन जनजातीय क्षेत्रों से कर वसूला करते थे, इन जनजातीय क्षेत्रों की भूमि से वो लगान वसूला करते थे। उन वन नीति बनाकर उन्हें वनों से बेदखल किया। भाई साहब, किसी को किसी के घर से ही बेदखल कर दिया तो फिर बचा क्या? बताइए, कर नीति, उनसे लगान वसूल, उनसे चावल पर, शराब पर, वस्तुओं के निर्माण पर कर वसूला जाता था। जिन जनजातियों ने कभी अपने जीवन में कर नहीं दिया, जिन्होंने स्वतंत्र स्थिति में अपना जीवन जिया, उनसे कर वसूला जाता है, उनसे घरों से बेदखल किया जाता है, उनसे भूमि का लगान वसूल किया जाता है। तो बताइए, उनको आर्थिक रूप से तुमने कैसा कर दिया? आर्थिक रूप से गरीब बना दिया। अगला, प्रशासन, कानून का विस्तार किया। आपने कानून की जो संरचनाएं थी, कानूनों को उनके क्षेत्र में जाके क्या किया? लागू किया। सैन्य कार्रवाइयां की, पुलिस छावनियां उनके क्षेत्रों में जाके बनाई। उनको उनको बेरहमी से पीटा गया। बताइए, पुलिस और सेना के माध्यम से। तो बताइए, जिसका घर छीन लिया हो, जिसको गरीब बना दे, ऊपर से आप डंडे पीट रहे हैं। इतना ही नहीं, सोचने वाली बात है, सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर अंग्रेजों ने उनकी प्रथाओं पर रोक लगाई। जैसे कि खोंड जनजाति में नरबली प्रथा, उनकी सामूहिक संपत्ति की जो प्रथा थी, खुंटकट्टी, उसको रोका। और साथ में धर्मांतरण कर डाला उनका बड़े स्तर पर। कहा तुम जंगली हो, असभ्य हो, ये कहकर उन्हें संबोधित किया। और बड़े स्तर पर जब धर्मांतरण किया उनके जीवन का, तो उनकी पहचान भी समाप्त हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि आपको गरीब बना दे कोई, आपके घर को कोई छीन ले, आपकी पहचान छीन ले, आपकी रूह तक आपसे अलग हो चुकी है, तो आपके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प बचा है? बताइए। आपसे पहचान छीन ली, आपसे पैसा छीन लिया, आपसे घर छीन लिया, आपसे आपकी भूमि छीन ली, तो बचा क्या? आप बताइए। लड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचा? तो बच्चों याद रखना, इन जनजातीय नेताओं ने विद्रोह ऐसे ही नहीं किए। कई सौ साल तक, कई सैकड़ों साल तक अंग्रेजों ने जब इनके स्वतंत्रता को, इनके जीवन को रोकने का, इनकी पहचान छीनने का कार्य किया, तब जाके असंतोष भड़का। याद रखिए, असंतोष एक दिन में नहीं भड़कता। कई सालों तक राजस्व की नीति, वन नीति के माध्यम से इनको गरीब और इनको आवासहीन बनाया गया। कई सालों की नीति के माध्यम से इनका ईसाईकरण कर दिया गया। कई सालों की नीति के आधार पर इनके क्षेत्रों में कानून लागू करके इन पर बेरहमी से कार्रवाई की गई।
तो बताइए अब आप अब क्या करें, बताइए अब चित्तर सिंह क्या करें, बताइए महाराष्ट्र में, अब बताइए कोल नागपुर में कोल जनजाति बुद्धू भगत क्या करें बताइए। अगर ना लड़े अपने लोगों के लिए, ना लड़े अपनी भूमि के लिए, तो फिर जीना क्या मतलब, इस जीने से क्या जीना जहाँ व्यक्ति की पहचान और स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी हो, जहाँ जंगल जमीन उनसे छीन ली गई हो, बताइए ना। अगर हमारे जीवन में अत्याचार और शोषण है और हम इसके बाद भी उसे सहन कर रहे हैं, तो हम इंसान नहीं है, इससे अच्छा तो हमें मर जाना चाहिए। बताइए तो बुद्धू भगत क्यों नहीं लड़ेंगे, मेघालय में खासी जनजाति के नेता तीरथ सिंह क्यों नहीं लड़ेंगे बताइए। जब उनसे उनका धर्मांतरण हो रहा है, उनसे जबरन वसूली की जा रही है कर की, उनसे जबरन मजदूरी करवाई जा रही है, उनके ऊपर वन कानून लादे जा रहे हैं, उनकी आवाज छीने जा रहे हैं, तो संथाल सिद्धू कानो फूलो जानो छोटा नागपुर झारखंड में क्यों नहीं लड़ेंगे बताइए। रंपा आंध्र प्रदेश के तटवर्ती राजू रंपा क्यों नहीं लड़ेंगे बताइए। मुंडा बिरसा मुंडा दौन का मुंडा सोम मुंडा क्यों नहीं लड़ेंगे अपनी जाति की रक्षा के लिए बताइए। कोई क्यों नहीं लड़ेगा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। बिजोलिया राजस्थान में गोविंद गुरु जी क्यों नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे भाई लड़ेंगे। अगर है राष्ट्रवाद, अगर है देश प्रेम, अगर है मानवता से प्रेम, तो लड़ेंगे और लड़े। तो याद रखिए, मैंने आपको ये बता दिया कि जनजातीय विद्रोह के कारण, असफलता के कारण प्रमुख विद्रोह और स्वरूप की बात करें तो स्थानीय था, क्योंकि इनकी मांग भी स्थानीय थी, नेता भी स्थानीय थे, क्षेत्रीय ही इनके मुद्दे थे, अर्थात ये सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर थे। सबसे बड़ी विडंबना थी कि उस समय संचार के परिवहन के साधन कम थे, इसलिए एक जनजातीय विद्रोह का संपर्क दूसरे जनजातीय विद्रोह या क्षेत्र से नहीं हो पाता था, इसलिए संचार के अभाव में ये क्षेत्रीय रह गए। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है, इसमें संगठन का अभाव था, अर्थात इनके पास कोई भी संगठन नहीं था, इसलिए भी स्वरूप इनका हिंसक रहा, अर्थात इनके पास हिंसावादी थे, मसीहावादी थे और ठोस विकल्प नहीं था इनके पास कि भाई अंग्रेज चले जाएंगे तो हम अपने क्षेत्र में कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली करेंगे। तो याद रखिए, जो ये विद्रोह थे वो विद्रोह जैसे यही भावना से युक्त थे, अर्थात इनके पास ठोस कोई भी राजनीतिक स्तर पर विकल्प नहीं था, इसलिए विद्रोह की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये समझते थे कि हमारी बंदूकें आग उगलेंगी, हमारे तीर आग उगलेंगे और उनकी बंदूकें सिर्फ और सिर्फ पानी हो जाएंगी। तो ये मसीहवादी चमत्कारी जो थी सोच, उससे युक्त थे, हिंसक थे, अर्थात हिंसा में विश्वास ज्यादा था, हथियारों से, तीर कमानों से, भालों से, तलवारों से ये लोग हिंसा के माध्यम से, डर के माध्यम से अंग्रेजों को भारत से बाहर करना चाहते थे और स्थानीय नेता थे। तो ये बात भी आपको समझ में आ चुकी, स्वरूप क्या था, असफलता के कारण क्या थे और प्रमुख विद्रोह और कारण। तो मैंने एक ही बार में कम समय में आपको आधुनिक भारत का ये चैप्टर है कि जनजातीय विद्रोह के कारण, स्वरूप असफलता क्यों, असफल क्यों, प्रमुख विद्रोह कौन से थे, ये सब समझा दिया। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर पल को खुशी के साथ जिए। सोचिए मत, लोड मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, सिर्फ कार्य करने पर बल दीजिए। इस पल में जो हमने कर्म किया है उसका फल हमें अवश्य मिलेगा, क्योंकि कर्म के बिना जीवन नहीं है। और याद रखें, कर्म बिना फल के भी नहीं है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। अगर हम आम लगाएंगे तो आम के हमें बाकायदा फल प्राप्त होंगे, आम के पेड़ में। तो जैसा बोगे वैसा प्राप्त करोगे, वैसा ही आज की बात है, आज जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आज नहीं कल हमें मिलेगा ही मिलेगा। सफलता सुनिश्चित है, कर्म करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद।